नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन की। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे गांधी इरविन समझौते की, जिसको दिल्ली पैक्ट दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। चूंकि यह 5 मार्च 1931 को दिल्ली में किया गया था, इसलिए इसका नाम दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता कहा गया। चूंकि यह गांधी जी और इरविन के मध्य हुआ था, इसलिए इसको गांधी इरविन समझौते के रूप में जाना गया है। आइए इस समझौते के बारे में थोड़ा विशेष अध्ययन करने का प्रयास करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन अपनी चरम अवस्था पर पहुंच चुका था। गांधी जी सहित प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, जिससे पूरे जनमानस में एक रोष का वातावरण उत्पन्न हो चुका था। इसके अतिरिक्त प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जा चुका था। जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और अपना विरोध प्रदर्शित किया था। इस प्रकार की हम गोलमेज सम्मेलन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, गोलमेज सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और इसलिए विरोध स्वरूप हम इस सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं। इस प्रकार कहीं न कहीं जनमानस में एक बड़ा संदेश गया कि गोलमेज सम्मेलन भारतीयों के हित की बात नहीं करेगा, इसलिए इसका विरोध किया जाए। अंग्रेजी सरकार भारतीयों के पक्ष में आना नहीं चाहती है, इसलिए उन्होंने मामले को रफा दफा करने के उद्देश्य से इस गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। तरह तरह की बातें जब भारतीयों के मध्य फैल चुकी थी कांग्रेस के विरोध के बाद, तो इसी मध्य इन परिस्थितियों पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान उस समय गिरफ्तार किए गए थे, जब उन्होंने कहा था कि दांडी से स्वयं धरासना पहुंचकर नमक कानून तोड़ेंगे गांधी जी, लेकिन रास्ते में ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसी मध्य लोगों के गुस्से को कम करने के लिए लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को रिहा कर दिया। और M.R. जयकर और तेज बहादुर सप्रू के समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसके आलोक में इन दोनों ने प्रयास किया कि गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता हो जाए। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन की बात नहीं मानी। गांधी जी ने M.R. जयकर और तेज बहादुर सप्रू की बात स्वीकार करनी पसंद की और इन्हीं दोनों के प्रयासों से 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ, जो दिल्ली समझौता, दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन समझौते के रूप में भारत के इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। कुछ बातें गांधी जी ने रखी, जिसको लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया। कुछ बातें लॉर्ड इरविन ने रखी, जिसको गांधी जी ने स्वीकार किया। हालांकि इस समझौते के बाद विभिन्न राष्ट्रवादी नेताओं के विभिन्न प्रकार के कथन उभर कर सामने आए, विभिन्न प्रकार के विचार सार्वजनिक हुए। उनके बारे में इस समझौते को समझने के बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे या जानेंगे। फिलहाल कुछ बातें जो गांधी जी की शर्तें थीं और जिनको इरविन ने स्वीकार किया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वहां उस समय परिस्थितियां बहुत ही ज्यादा विकट हो गई थी अंग्रेजी सरकार के समक्ष। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दांडी यात्रा शुरू की गई थी नमक कानून भंग करने के लिए, क्योंकि वह उस समय ज्वलंत मुद्दा था और गांधी जी की 11 सूत्री मांगों में भी इसका वर्णन था स्पष्ट तरीके से। तो गांधी जी ने 4 बातें रखी।
पहली बात कि राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, जैसा कि उन्होंने गांधी अपनी 11 सूत्री मांगों में भी रखा था कि अहिंसक गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किए गए राजनीतिक बंदी रिहा किए जाएं। वही चीज उन्होंने यहां पर पुटअप करने की कोशिश की कि राजनीतिक बंदियों में भी उन्हीं को गिरफ्तार किया जाए जिन पर अहिंसात्मक गतिविधियों से संबंधित आरोप है। पहला बिंदु। दूसरा पॉइंट कि भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाए, जिसके लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी और उसी को आगे बढ़ाते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो पहला पॉइंट, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, बंदियों को रिहा किया जाए। समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार कानून के दायरे में रहकर विदेशी संस्थानों के समक्ष, विशेष रूप से शराब दुकान और विदेशी वस्त्र, क्योंकि ये दोनों ही उस समय कहीं न कहीं गंभीर मुद्दे थे। शराब का विरोध तो गांधी जी शुरू से करते आ रहे थे और विदेशी वस्त्र का विरोध इसलिए भी किया जा रहा था आरंभ से कि विदेशी वस्त्रों का अगर विरोध किया जाएगा तो कहीं न कहीं भारतीय स्वदेशी वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और स्वदेशी वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिलने से भारतीयों को रोजगार ज्यादा मात्रा में प्राप्त हो सकेंगे। इसीलिए इन्हीं दो कारणों से इन दो मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की कोशिश की गई कि कानून के दायरे में शराब दुकानों के समक्ष और विदेशी वस्त्रों से संबंधित दुकानों के समक्ष, कारखानों के समक्ष विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार भारतीयों को दे दिया जाए। चौथी बात जो गांधी जी ने रखी थी लॉर्ड इरविन के समक्ष वह थी कि जिन लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रभावित होकर सरकारी नौकरी का त्याग दिया है उनको सरकार पुनः नियुक्त करें और पुनर्नियुक्ति के समय रियायत प्रदान करें। ये चौथी बात थी जिसको लॉर्ड इरविन ने स्वीकार कर लिया था। हालांकि गांधी जी ने बहुत सारी शर्तें रखी थी लेकिन उनमें इन 4 शर्तों को लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया। इन 4 शर्तों में भी एक बात छुपी हुई है। पहला मुद्दा जो था गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया कि राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जाए, राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जाए अर्थात उन राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए जो अहिंसात्मक गतिविधियों के दायरे में गिरफ्तार किए गए हैं। उनकी रिहाई न की जाए जो हिंसात्मक रूप से गतिविधियों में शामिल थे, जिसका अंग्रेजी सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ उठाया और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन तीनों को फांसी दे दी। इसलिए सिर्फ इस एक कारण से भारतीय युवाओं में कहीं न कहीं गांधी जी के प्रति असंतोष उत्पन्न हो गया, जिसके बारे में हम लोग कुछ देर के बाद चर्चा करेंगे। आइए अब देखते हैं कि इरविन की कौन कौन सी शर्तें थीं जिनको गांधी जी ने स्वीकार किया था। इरविन ने कुछ शर्तें रखी जिनमें से 4 प्रमुख शर्तों को गांधी जी ने स्वीकार किया था।
सबसे पहला पॉइंट था इरविन के द्वारा रखा गया था कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दें। सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी बंद कर दें। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति। आंदोलन की समाप्ति। दूसरी बात, कांग्रेस चूंकि पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुई थी, तो इरविन ने कहा कि अगला निकट भविष्य में जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा उसमें कांग्रेस अपना प्रतिनिधि भेजे। यह दूसरी बात थी। पहली बात पहला अनुरोध उन्होंने गांधी जी से इसलिए किया क्योंकि गांधी जी के दिशा निर्देश पर ही इस आंदोलन का संचालन हो रहा था। दूसरी शर्त उन्होंने कांग्रेस के संदर्भ में रखी क्योंकि सर्वदलीय सम्मेलन जो आयोजित किया गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन के रूप में इंग्लैंड में, उसमें कांग्रेस एकमात्र संस्था थी जो शामिल नहीं हुई थी। दूसरी बात कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी संस्था थी उस समय हिंदुस्तान में जो लगभग पूरे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कर रही थी, सबसे शक्तिशाली भारतीय संस्था थी। तो इसका शामिल होना लॉर्ड इरविन के नजर में गोलमेज सम्मेलन में अनिवार्य था, क्योंकि इसके बिना भारतीयों का सहयोग पाना लॉर्ड इरविन को लग रहा था कि मुश्किल है। इसलिए उसने दूसरी शर्त कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत कर दी। गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल हो। कांग्रेस शामिल हो। तीसरी बात जो कहीं न कहीं गांधी जी की शर्त से भी मैच करता है और लॉर्ड इरविन की शर्त से भी मैच करता है, वह था कि कांग्रेस विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेगी। अर्थात कांग्रेस विदेशी वस्तुओं को स्वीकार करेगी। दोनों में बारीक फर्क है, यहां पर सोच का फर्क है। लॉर्ड इरविन ने सोचा कि अगर कांग्रेस विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना बंद कर देती है तो एक पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा वर्ग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर उसके अतिरिक्त अगर कोई वर्ग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करता है तो उससे हमारे व्यापार को नुकसान नहीं पहुंचेगा। यह लॉर्ड इरविन की सोच थी। गांधी जी ने उन छोटे वर्गों को, कांग्रेस से प्रभावित वर्ग छोड़कर जो बचा शेष वर्ग, उन शेष वर्गों के लिए कहीं ना कहीं इस शर्त को पुटअप किया था कि वो छोटा वर्ग अगर विरोध करे तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार प्रत्यक्ष रूप से इसका विरोध न करे। तो ये तीसरा मुद्दा था। चौथा मुद्दा जो था, जो लॉर्ड इरविन ने रखा था, वह था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान की गई पुलिस कार्यवाही की जांच की मांग कांग्रेस नहीं करेगी। अर्थात आपने जो गलती की है, जो पशु बल का प्रयोग किया, जो दमन की नीतियां अपनाई हैं, उसकी जांच की मांग कांग्रेस नहीं करेगी। अर्थात आपने जो गलतियां की हैं उन गलतियों को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। एक लिस्टिंग तैयार नहीं की जाएगी, एक लिस्ट तैयार नहीं की जाएगी, लिस्टिंग नहीं की जाएगी। तो जो आपने गलती की है वह छुपी रह जाएगी, जनमानस तक वो बात स्पष्ट तरीके से नहीं पहुंच पाएगी। तो यह थी गांधी इरविन समझौते की प्रमुख बातें। इस समझौते के बाद कई राष्ट्रवादी नेताओं ने अपने विभिन्न प्रकार के मंतव्य सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए, जैसे
के एम मुंशी जी, के एम मुंशी ने कहा था, यह एक युग प्रवर्तक घटना है। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि गांधी जी ने पिछले 15 वर्षों की तपस्या को ध्यान में रखे बिना इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग को ध्यान में नहीं रखा। युवा वर्ग ने कहा, युवा वर्ग सिर्फ एक ही मुद्दे पर गांधी जी के विरोधी हो गए थे कि उन्होंने अपने समझौते में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दी जाने वाली फांसी के संदर्भ में कोई शर्त नहीं रखी। इस बात से युवा वर्ग खासे नाराज चल रहे थे। इसलिए जब कांग्रेस का विशेष अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची में आयोजित किया गया था, तो वहां पर जब गांधी जी पहुंचे तो गांधी जी को युवा वर्ग ने काले झंडे से स्वागत किया। वहीं पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं, गांधीवाद नहीं। कहीं ना कहीं उनका यह मंतव्य बहुत ही सटीक बैठता है, क्योंकि आज के डेट में भी गांधीवाद जिंदा है। कोई अगर आपको एक चाटा मारता है, आप उसे अगर दूसरा गाल दे दें तो उसका गुस्सा कहीं ना कहीं शांत हो जाता है। यह दर्शाता है कि उनका कथन कितना दूरगामी था, कितनी ज्यादा दूरदर्शिता उनके कथन में थी। यह दर्शाता है कि गांधीवाद आज भी जिंदा है। गांधी जी तो 30 जनवरी 1948 को ही मारे जा चुके थे, लेकिन आज भी हम उनके नीतियों का पालन करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं गांधीवाद जिंदा है। अगला समझौता, खैर अगला अधिवेशन, जो विशेष अधिवेशन की जो हम लोग बात कर रहे थे, वह विशेष अधिवेशन कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। स्थल था कराची। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार पटेल। इसमें बहुत सारी बातों को प्रस्ताव में निहित किया गया था, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, गांधी इरविन समझौते की पुष्टि की गई। गांधी इरविन समझौते की पुष्टि की गई। पुष्टि की गई। दूसरा बिंदु था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहली बार मूल अधिकार एवं कर्तव्य के शीर्षक से कुछ मौलिक अधिकारों की चर्चा इस प्रस्ताव में की थी। तीसरी बात कि यह भी बात प्रस्ताव में निहित थी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी करेंगे और महिलाओं का प्रतिनिधित्व, महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व
एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू सम्मिलित रूप से करेंगी। ये 3 पॉइंट थे जो उस प्रस्ताव में निहित थे। अगले अध्याय में कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे, कुछ नया समझने का प्रयास करेंगे, कुछ नया देखने का प्रयास करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में। चूंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से शुरू होकर 1934 तक चला छिटपुट तरीके से। इस बीच में कई घटनाएं हुई, कई प्रमुख घटनाओं को घटित किया गया, कुछ अपने आप घटित हुई। उन सभी घटनाओं पर क्रमवार तरीके से, जैसा कि हम लोग अभी तक बढ़ते आए हैं, आगे भी बढ़ने का प्रयास करेंगे और अगले अध्याय में, अगले वीडियो में दूसरे गोलमेज सम्मेलन की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।